नमस्कार। शब्द विन्यास 666 से जुड़े सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस मंच पर हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानियों की इस श्रृंखला में आज जिस कहानी को हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है दिल्ली में एक मौत। कहानीकार है कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी ने इस कहानी में एक शव यात्रा का वर्णन किया है। इस मंच से जुड़े कुछ सदस्यों को अवश्य ही पता होगा कि कमलेश्वर जी को रनिंग कमेंट्री में महारत हासिल थी। कमलेश्वर जी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मदर टेरेसा की अंतिम यात्राओं की कमेंट्री भी की थी, जो आज तक याद की जाती है। उन्हीं कमलेश्वर जी की कहानी दिल्ली में एक मौत का आज हम पहला अंक सुनेंगे। तो सुनना प्रारंभ करें। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। सड़कें नम हैं, पेड़ भीगे हुए हैं, कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता। जिंदगी की हलचल का पता आवाजों से लग रहा है। ये आवाजें कानों में बस गई हैं। घर के हर हिस्से से आवाजें आ रही हैं। वासवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला लिया है। उसकी सनसनाहट दीवार के पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते पर पॉलिश कर रहा है। ऊपर सरदार जी मूंछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद हैं, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। तिमंजिले पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया है और पाइप खोल दिया है। कोहरे में बसें दौड़ रही हैं। जूं जूं करते भारी टायरों की आवाजें दूर से नजदीक आती हैं और फिर दूर होती जाती हैं। मोटर रिक्शे बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फोन की घंटी बज रही है और पिछवाड़े गली में गुजरती हुई कुछ लड़कियां सुबह की शिफ्ट पर जा रही हैं। सख्त सर्दी है। सड़कें ठिठुरी हुई हैं और कोहरे के बादलों को चीरती हुई कारें और बसें हॉर्न बजाती हुई भाग रही हैं। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है, पर कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। वे रूहें चुपचाप धुंध के समुद्र में पड़ती जा रही हैं। बसों में भीड़ है। लोग ठंडी सीटों पर सिकड़े हुए बैठे हैं और कुछ लोग बीच में ही ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए हैं, बाहें पसारे। उनकी हथेलियों में कीले नहीं, बस की बर्फीली चमकदार छड़ें हैं। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। इस अर्थी की खबर अखबार में है। मैंने अभी अभी पढ़ी है। इसी मौत की खबर होगी। अखबार में छपा है, आज रात करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेसमैन सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई। उनका शव कोठी पर ले जाया गया है। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुइया शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी। और इस वक्त सड़क पर आती हुई यह अर्थी उन्हीं की होगी। कुछ लोग टोपियां लगाए और मफलर बांधे हुए
खामोशी से पीछे पीछे आ रहे हैं। उनकी चाल बहुत धीमी है। कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है अर्थी के पीछे कुछ आदमी हैं। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अखबार एक तरफ रखकर दरवाजा खोलता हूँ। अतुल मवानी सामने खड़ा है। यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया। जरा अपना आयरन देना। अतुल कहता है तो मुझे तसल्ली होती है, नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का बवाल ना खड़ा कर दे। मैं उसे फौरन आयरन दे देता हूँ और निश्चिंत हो जाता हूँ कि अतुल अब अपनी पैंट पर लोहा करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। जब से मैंने अखबार में सेठ दीवान चंद की मौत की खबर पढ़ी थी, मुझे हर क्षण यही खटका लगा था कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में शव के साथ जाने की बात ना कह दे। बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी शरीफ दुनियादार आदमी थे। तभी सरदार जी का नौकर जीने से भड़बड़ाता हुआ आया और दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा। अपने मन को और सहारा देने के लिए मैंने उसे पुकारा, धर्मा, कहाँ जा रहा है? सरदार जी के लिए मक्खन लेने। उसने वहीं से जवाब दिया तो लगे हाथों लपक कर मैंने भी अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उसे पैसे थमा दिए। सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका मतलब है वे भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ और राहत मिली। जब अतुल मवानी और सरदार जी का इरादा शव यात्रा में जाने का नहीं है, तो मेरा कोई सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों का या वासवानी परिवार का ही सेठ दीवान चंद के यहाँ ज्यादा आना जाना था। मेरी तो 4-5 बार की मुलाकात भर थी। अगर ये लोग ही शामिल नहीं हो रहे हैं तो मेरा सवाल ही नहीं उठता। सामने बारजे पर मुझे मिसेस वासवानी दिखाई पड़ती हैं। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफ़ेदी है और होठों पर पिछली शाम के लिपस्टिक की हल्की लाली अभी भी मौजूद है। गाउन पहने हुए ही वह निकली हैं और अपना जूड़ा बांध रही हैं। उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, डार्लिंग, जरा मुझे पेस्ट देना प्लीज। मुझे और राहत मिलती है। इसका मतलब है कि मिस्टर वासवानी भी मैयत में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूर आर्य समाज रोड पर वह अर्थी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आ रही है। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटाने आता है। मैं आयरन लेकर दरवाज़ा बंद कर लेना चाहता हूँ, पर वह भीतर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने सुना? दीवान चंद जी की कल मौत हो गई। मैंने अभी अखबार में पढ़ा है। मैं सीधा सा जवाब देता हूँ ताकि मौत की बात आगे ना बढ़े। अतुल मवानी के चेहरे पर सफ़ेदी झलक रही है। वह शेव कर चुका है। वह आगे कहता है, बड़े भले आदमी थे दीवान चंद। यह सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई तो अभी शव यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? बस मशीनें आने भर की देर है, आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। यह कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा है, पर किया क्या जाए। 8-10 मशीनें मेरे थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अतुल मवानी कह रहा है, भाई जब शुरू शुरू में मैं यहाँ आया था तो दीवान चंद जी ने बड़ी मदद की थी मेरी। उन्हीं की वजह से कुछ काम धाम मिल गया था। लोग बहुत मानते थे उन्हें।
फिर दीवान चंद का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं। तभी खिड़की से सरदार जी सिर निकालकर पूछने लगते हैं, मिस्टर मवानी, कितने बजे चलना है? वक्त तो 9 बजे का था। शायद सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए। वह कह रहा है और मुझे लगता है कि यह बात शव यात्रा के बारे में ही है। सरदार जी का नौकर धर्मा मुझे सिगरेट देकर जा चुका है और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है। तभी मिसेज वासवानी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, मेरे ख्याल से प्रमिला वहां जरूर पहुंचेगी। क्यों डार्लिंग, पहुंचना तो चाहिए। तुम जरा जल्दी से तैयार हो जाओ। कहते हुए मिस्टर वासवानी बारजे से गुजर गए हैं। अतुल मुझसे पूछ रहा है, शाम को कॉफ़ी हाउस की तरफ आना होगा? शायद चला आऊं। कहते हुए मैं कंबल लपेट लेता हूँ और वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। आधे मिनट बाद ही उसकी आवाज़ फिर आती है, भाई बिजली आ रही है? मैं जवाब दे देता हूँ, हाँ आ रही है। मैं जानता हूँ कि वह इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म कर रहा है, इसीलिए उसने यह पूछा है। पॉलिश। बूट पॉलिश वाला लड़का हर रोज की तरह अदब से आवाज़ लगाता है और सरदार जी उसे ऊपर पुकार लेते हैं। लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लगता है और वह अपने नौकर को हिदायतें दे रहे हैं। खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भून कर लाना और सलाद भी बना लेना। मैं जानता हूँ सरदार जी का नौकर पाजी है। वह कभी वक्त से खाना नहीं पहुंचाता और ना उनके मन की चीज़ें ही पकाता है। आज की कहानी यहीं तक। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। आप सुन रहे थे अभी कमलेश्वर जी की कहानी दिल्ली में एक मौत। कहानी का शेष और अंतिम भाग अगले अंक में सुनेंगे। यदि आपको कहानी पसंद आ रही हो तो कहानी को लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। जो भी नए सदस्य चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कोई भी नई कहानी अपलोड होने पर सबसे पहले उन्हें मिले। कहानी या कहानी के प्रस्तुतिकरण से संबंधित कोई भी विचार या कोई भी सुझाव हो तो वो हमें आप कमेंट्स के जरिए हमारे तक पहुंचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी पसंद की कोई कहानी आप सुनना चाहते हो या आपकी पसंद का कोई उपन्यास सुनने की आपकी कोई इच्छा हो तो उसे भी आप कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं। अपनी पसंद का कोई लेखक या उसकी कोई रचना यदि आपको सुनना हो तो उसके लिए भी कमेंट्स में आप हमें लिख सकते हैं, जिससे हमें उसके बारे में मालूम हो सकेगा और हम उस रचना को आप तक लेकर आने की कोशिश अवश्य ही करेंगे। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।